नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट बहुत सारी सिचुएशंस में चेंज हो जाती है। जरूरी नहीं कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट एक साल बाद ही आए। तो दोस्तों आज की क्लास में डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से संबंधित सभी रूल्स रीड करेंगे। कौन कौन सा पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है वो रीड करेंगे, कौन सा पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता है वो भी रीड करेंगे और लास्ट में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे कि एग्जाम में कैसे हमने डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट को कैलकुलेट करना है। दोस्तों कई बार जब हम क्लास की रिकॉर्डिंग करते हैं तो कुछ नॉमिनल मिस्टेक्स क्लास में रह जाती हैं जिसको हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बाद में लिख देते हैं। यूट्यूब में ऐसा कोई भी अभी फीचर नहीं है कि हम रिकॉर्डिंग को अपलोड करने के बाद उसको एडिट कर सकें। तो आप जब भी कभी कोई वीडियो देखते हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल जरूर देख लिया करो। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करेंगे उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। रूल 4.7 के नीचे नोट में लिखा गया है कि इंक्रीमेंट एज ए मैटर ऑफ कोर्स दी जाती है। इसका मतलब क्या है? जैसे जब इंक्रीमेंट ड्यू होती है तो एम्प्लॉय को एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती है कि मुझे इंक्रीमेंट दो, तो इसको एज ए मैटर ऑफ कोर्स दिया जाता है। एम्प्लॉय रिक्वेस्ट दे या ना दे, इंक्रीमेंट ड्यू डेट पर लगा दी जाती है। रूल 4.10 में लिखा गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो प्री मैच्योर इंक्रीमेंट दे सकती है। प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मतलब एडवांस में इंक्रीमेंट दे देना। तो जिस भी केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ड्यू डेट से पहले ही इंक्रीमेंट अलो कर दे तो नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट जिस डेट को प्री मैच्योर इंक्रीमेंट दी गई थी उससे एक साल बाद होगी। अब देखिए रीड करते हैं रूल 4.9 कैपिटल ए के नीचे नोट 2 को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया है कि जिस भी महीने में इंक्रीमेंट डेट फॉल करती है उस महीने के पहली तारीख से इंक्रीमेंट देनी होती है। तो जनरली देखें तो इंक्रीमेंट डेट जो फर्स्ट ऑफ मंथ ही रखी जाती है। इसकी कुछ ही एक्सेप्शन है जो हम अभी रीड करेंगे। तो फर्स्ट एक्सेप्शन दी गई है रूल 4.9 कैपिटल ए के नीचे नोट 5 में। इसमें लिखा गया है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाता है किसी पेनल्टी के तहत तो महीने की जिस भी डेट को पेनल्टी खत्म होनी होती है उसकी नेक्स्ट डेट को इंक्रीमेंट लगाई जाती है और नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट फिर से महीने की पहली तारीख को ही दी जाती है। सेकंड एक्सेप्शन दी गई है रूल 4.9 कैपिटल ए के नीचे नोट 1 में। इसमें लिखा गया है कि लीव सैलरी जब भी एम्प्लॉय को दी जा रही होती है, पहले समझ लेते हैं कि लीव सैलरी होती क्या है। तो जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव लेता है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पे एंड अलाउंसेस दिए जाने होते हैं तो उस लीव के दौरान जो भी पे एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं उसको लीव सैलरी कहते हैं। और लीव सैलरी क्यों कहते हैं? क्योंकि छुट्टी पे जाने वाले दिन जिस भी रेट से गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे ले रहा होता है सारी छुट्टी के दौरान वही पे उसको देनी होती है। कोई भी इंक्रीज छुट्टी के दौरान नहीं दिया जाता है तो इसको लीव सैलरी बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट डेट लीव के दौरान ही आ जाए तो उसकी वो इंक्रीमेंट नहीं लगाई जाती है और जिस दिन भी वो ज्वाइन करता है उस दिन उसकी इंक्रीमेंट लगाई जाती है। हो सकता है वो पहली तारीख को छोड़कर किसी और तारीख को ज्वाइन करे तो उस दिन उसकी इंक्रीमेंट लगाई जाती है। इसमें आपने एक बात और ध्यान में रखनी है कि लीव सैलरी के केस में चाहे इंक्रीमेंट डेट पोस्टपोन हो भी गई है पर उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट फिर से नॉर्मल डेट पर ही आएगी। और पेनल्टी के केस में नॉन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना होता है, वो हम किसी और क्लास में सीखेंगे। चलिए अब रीड करते हैं रूल 4.9 स्मॉल ए। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एनुअल इंक्रीमेंट दी जाती है इसी रूल के तहत लगाई जाती है। इस रूल में लिखा गया है कि ड्यूटी पीरियड एक टाइम स्केल में इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाता है। इस रूल के प्रोविजो में प्रोसीजर बताया गया है कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमने देखना होता है नॉर्मल डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट को और उसके बाद हमने टोटल पीरियड फाइंड आउट करना होता है जो कि इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता है।
और उसका टोटल हमने इस नॉर्मल डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट में ऐड कर देना होता है और उसके बाद जो भी डेट आती है उसको नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट माना जाता है। अब रीड करते हैं कौन कौन सा पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाता है। रूल 4.9 के नीचे नोट 2 में लिखा गया है कि ट्रेनिंग पीरियड या कोई भी अप्रूव्ड कोर्सेज पर स्पेंड किया गया पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है। रूल 4.9 स्मॉल b 2i में लिखा गया है कि हर प्रकार की लीव जिसमें पे एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं वो पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है। इसी रूल में लिखा गया है कि विदाउट पे लीव यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जब मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि मेडिकल ग्राउंड पर ली जाए तो उसका पीरियड काउंट होता है। विदाउट पे लीव ही जब हायर साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टडीज के लिए ली जाए यानी कि स्टडी लीव फॉर हायर साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टडीज के लिए तो उसका पीरियड भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है। इसके साथ ही विदाउट पे लीव जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि एम्प्लॉइज के कंट्रोल से बाहर थी तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो इस पीरियड को भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जा सकता है। तो हमने ये तीनों केसेस क्यों पढ़े हैं, क्योंकि इन तीनों केसेस के अलावा अगर विदाउट पे लीव ली जाती है तो वो इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होती है। इसके बाद रीड करते हैं रूल 4.9 स्मॉल c 1i। इसमें लिखा गया है कि ऑफिशिएटिंग या टेम्परेरी सर्विस हायर पोस्ट में अगर की गई है तो उसका पीरियड लोअर पोस्ट में इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाता है। रूल 4.9 स्मॉल d में लिखा गया है कि फॉरेन सर्विस पर स्पेंड किया गया टाइम रेगुलर लाइन में भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाता है। रूल 4.9 स्मॉल e में लिखा गया है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर की गई हो और एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग टाइम दिया गया हो तो वो ज्वाइनिंग टाइम भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट ट्रांसफर क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर ना की गई हो यानी कि एम्प्लॉय की खुद की रिक्वेस्ट पर की गई हो या किसी मिसबिहेवियर की वजह से की गई हो तो ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता है और अगर एम्प्लॉय ज्वाइनिंग टाइम उस टाइम ले लेता है तो उसको डाइज नोन कर दिया जाता है तो वो पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता है। अब रीड करते हैं कौन कौन सा पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता है। रूल 4.9 स्मॉल b 2i को फिर से रीड करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। इसकी एक्सेप्शंस हम पहले ही रीड कर चुके हैं। तो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के विदाउट पे लीव इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होती है। रूल 7.3b सब रूल 7 में लिखा गया है कि सस्पेंशन पीरियड जिसको ड्यूटी पीरियड ट्रीट ना किया गया हो जहां उसको एज ए पेनल्टी ट्रीट कर दिया गया हो तो उसको इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं करना है। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिख दे कि सस्पेंशन पीरियड ट्रीटेड एज ड्यूटी तो उसको इंक्रीमेंट के लिए काउंट कर लिया जाता है। रूल 9.5 के नीचे नोट 1 में लिखा गया है कि डाइज नोन पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता है। रूल 9.18 में लिखा गया है कि ओवर स्टेल ऑफ ज्वाइनिंग टाइम जिसके लिए पे एंड अलाउंसेस नहीं दिए जाते हैं वो इंक्रीमेंट के लिए भी काउंट नहीं होगा। रूल 7.5 सब रूल 6 में लिखा गया है कि इंटरप्शन इन सर्विस का पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा। तो इंटरप्शन कब होती है, तो मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन दे दिया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको अलो कर दिया कि ज्वाइन कर लो, तो जिस पीरियड तक उसने ज्वाइन नहीं किया है उसको कैंडोन कर दिया जाता है और कैंडोन करने के बाद भी जो इंटरप्शन पीरियड बीच में रह गया है उसको इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि रेजिग्नेशन देते ही पास्ट सर्विस को खत्म कर दिया जाता है, पर इस स्पेशल केस में उसकी पास्ट सर्विस को खत्म नहीं किया गया है और सिर्फ बीच वाले पीरियड को खत्म कर दिया गया है, तो वो बीच वाला पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा, जिसको हम इंटरप्शन इन सर्विस बोलते हैं। रूल 4.9 स्मॉल a के नीचे नोट 3 में लिखा गया है कि ओवर स्टेल ऑफ लीव भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होती है। इसकी एक्सेप्शन है
कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलाउ कर दे तो इसको इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जा सकता है। अब देखिए डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो डेट्स के बीच में साल, मंथ और दिन कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो रूल 2.41 में लिखा गया है कि जब भी हमने दो डेट्स के बीच में पीरियड को कैलकुलेट करना है तो हमने कंप्लीटेड मंथ्स को अलग से कैलकुलेट करना है और इनकम्प्लीट मंथ को अलग से कैलकुलेट करना होता है। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास 6 फरवरी 2003 से लेकर 2 अक्टूबर 2003 की डेट्स हैं। तो अब देखिए फरवरी मंथ भी इनकम्प्लीट है और अक्टूबर मंथ भी इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले इनकम्प्लीट मंथ की कैलकुलेशन करते हैं। तो इनकम्प्लीट मंथ 6 फरवरी से शुरू हो रहा है और 28 फरवरी 2003 तक है। तो इसमें देखिए डेट है 28। तो अगर हमने कैलकुलेटर पर करना है तो 29 - 6 करेंगे, 23 डेज आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हम ईयर, मंथ, डेज लिख लेते हैं और ईयर में 0, मंथ में भी 0 और डेज में 23 लिख देंगे। इसके बाद देखिए मार्च से लेकर सितंबर तक कंप्लीटेड मंथ हैं। तो इसको कैलकुलेटर पर हमने कैसे कैलकुलेट करना होता है। मार्च तीसरा महीना है और सितंबर 9वां महीना है। तो हम 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 महीने आ गया। तो ईयर में 0 और मंथ में 7 लिखेंगे और डेज में भी 0 लिख देंगे। उसके बाद देखिए हमने कैलकुलेशन करनी है इनकम्प्लीट अक्टूबर मंथ की। तो वो शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। तो उसमें सिर्फ 2 दिन है तो वो हम लिख देंगे 0, 0 और 2 डेज। अब हमने टोटल लगाना है। तो देखिए जब भी हमने डेज का टोटल करना है तो हमने इस डेज में 30 दिन को एक मंथ कंसीडर करना होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 से ज्यादा दिन आ जाते तो 30 से जितने भी ज्यादा दिन आते उसको हमने डेज में लिख लेना था और 30 डेज को मंथ में ले जाना था और 7 मंथ का 8 मंथ हो जाना था उस 30 डेज के लिए। पर अभी हमारे पास 25 डेज आ रहे हैं और 7 मंथ आ रहे हैं। तो इस तरह से 7 मंथ 25 डेज इन दोनों डेट्स का पीरियड हो गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 5 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक कैलकुलेट करना है। तो दोनों ही इनकम्प्लीट मंथ है। तो पहले दिसंबर के दिन कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 27 डेज है। कंप्लीटेड मंथ कोई भी नहीं है। और उसके बाद 1 जनवरी से 5 जनवरी तक 5 डेज है। तो अभी देखिए 27 + 5 करेंगे 32 आ रहा है। और 32 जैसे मैंने पहले ही बताया 30 से ज्यादा हो गया है तो 32 - 30 करेंगे। 2 डेज बाकी बचे, 2 लिख लेते हैं और 30 का हमने 1 मंथ कंसिडर करना होता है। तो 1 मंथ और 2 दिन आ गए हैं। चलिए तो स्क्रीन पर देखिए अब आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नजर आ रहा है। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। रीड करते हैं। ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्राइंग पे ₹7,600 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 1996। क्वेश्चन हमने खुद से बनाया है पर समझने के लिए ये सही है। अब देखिए पहला दिया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के हमने पीरियड को कंसीडर इंक्रीमेंट के लिए नहीं करना है। तो इसको टिक कर लीजिए। उसके बाद दिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विद मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए सस्पेंशन पीरियड एडजस्ट्ड एज पेनल्टी। तो जिस पीरियड को एज ए पेनल्टी ट्रीट कर लिया गया है वो भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा। तो इसको भी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर ऑन हिज रिक्वेस्ट पीरियड ट्रीटेड एज डाइज नोन। तो डाइज नोन पीरियड भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता है, इसको भी टिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए दी गई है कम्यूटेड लीव। तो कम्यूटेड लीव क्या होती है? जब मेडिकल सर्टिफिकेट देकर हाफ पे लीव ली जाती है तो 2 हाफ पे लीव्स को कम्यूट करके 1 बना दिया जाता है और उसके लिए फुल पे दी जाती है। तो उसको कम्यूटेड लीव बोलते हैं। तो इसका मतलब ऐसी पे है जिसके लिए पे एंड अलाउंसेस मिल रहे हैं। तो ये पीरियड भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए दिया गया है ज्वाइनिंग टाइम। तो ज्वाइनिंग टाइम उसने लिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये पीरियड भी उसकी इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा। नेक्स्ट देखिए दी गई है अर्न लीव।
तो अर्न लीव भी उनकी इंक्रीमेंट में काउंट होगी, हमने पहले ही रीड किया है, तो इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी इन छुट्टियों से पहले लास्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 मई 2019 थी और हमसे पूछा गया है कि इसके बाद वाली डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कौन सी होगी। तो हम नॉर्मल डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 मई 2019 लिख लेते हैं और इस डेट के हिसाब से नॉर्मल डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कौन सी होगी, तो 1 साल बाद वाली होगी। तो 1 मई 2020 नॉर्मल डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगी। अब हमने प्रोसीजर रीड किया था 4.9 स्मॉल ए में। इस नॉर्मल डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट में हमने वो सभी पीरियड का टोटल ऐड करना होता है जो कि इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता है। तो अब हम लिख लेते हैं ऐड पीरियड्स नॉट काउंटेबल फॉर इंक्रीमेंट और सब कॉलम में ईयर, मंथ और डेज लिख लेते हैं। तो जो हमने टिक किए हैं, पहला देखिए हमने टिक किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो यह है 1 जून 2019 से लेकर 10 जुलाई 2019 तक। तो इसको हम सीरियल नंबर 1 में लिख लेते हैं और जैसे हमने कैलकुलेशन करना बताई थी वो कैलकुलेशन करके हमारे पास 0 ईयर, 1 मंथ एंड 10 डेज आ गया है। नेक्स्ट देखिए हमने टिक किया है सस्पेंशन पीरियड एडजस्टड एज पेनल्टी। यह है 5 नवंबर 2019 से लेकर 30 नवंबर 2019 तक। तो इसके 26 डेज आ रहे हैं, तो इसको भी हम 0, 0 और 26 डेज लिख लेंगे। उसके बाद देखिए थर्ड हमने टिक किया है ज्वाइनिंग टाइम की वजह से डाइज नॉन पीरियड। तो डाइज नॉन पीरियड को लिख लेते हैं 1 जनवरी 2020 से लेकर 5 जनवरी 2020। तो ये 5 डेज आए हैं। इसके बाद देखिए कोई भी पीरियड जो इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा हमारे पास नहीं बचा है। तो अब इनका टोटल लगाते हैं। अब देखिए 10 प्लस 26 प्लस 5 42 आ रहा है। तो 42 में से हम 30 माइनस करेंगे और बाकी 12 डेज आएंगे और 30 डेज का एक मंथ हम मंथ में और ऐड कर देंगे। 1 मंथ पहले ही है तो 2 मंथ्स और 12 डेज आ जाएंगे। अब हम 12 डेज और 2 मंथ्स को नॉर्मल डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट में ऐड करेंगे। तो 30 जुलाई 2020 नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट आ जाएगी। अब देखिए हमने रूल 4.9 कैपिटल ए के नीचे नोट 2 में रीड किया था कि इंक्रीमेंट डेट जिस भी महीने में फॉल करती है उस महीने की पहली तारीख को इंक्रीमेंट देनी होती है। तो हम 1 जुलाई 2020 को उसको इंक्रीमेंट देंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।